संविधान बोलेंगे तो संविधान देश में कैसे शासन व्यवस्था हो। संविधान संपूर्ण देश के लोगों की मानसिक स्थिति, मानसिक चाहत, आवश्यकताएं, उनकी अनिवार्यताएं, इन सब की विवेचना करेगा। तो इन सब की विवेचना के अंतर्गत अब सभी लोग अपने तरीके से अगर रिसोर्सेस का यूज करने लगे तो फिर आवश्यकताएं अधिक है, समस्याएं अधिक है, संसाधन कम है, तो फिर अलग टाइप की एक भयावह स्थिति समाज में निर्मित होगी। तो फिर संविधान के अंतर्गत प्रशासन चलाने के लिए, कार्य रूप में देने के लिए, संसाधनों का बेहतर प्रयोग करने के लिए एक सरकार की व्यवस्था होगी, एक ढांचा होगा, एक संरचनात्मक ढांचा का निर्माण किया जाएगा। अर्थात संपूर्ण देश में शासन व्यवस्था कैसे चलाई जाए, कौन चलाएगा, और अगर उसके चलाए जाने के लिए सरकार की व्यवस्था की जानी है तो वह सरकार किस प्रकार से निर्वाचित होगी या फिर वो वंशानुगत रूप से आएगी। तो किसी भी देश का संविधान उस देश का सर्वोच्च कानून होता है और उस सर्वोच्च कानून के अनुसार ही, अनुरूप ही देश में शासन व्यवस्था चलाई जाती है। साथ ही संविधान यह भी बताता है कि देश में शासन चलाने के लिए जो संस्था है, जो संरचना है, वह शक्ति कहां से प्राप्त करेगी, उसकी शक्ति का, उसकी प्राधिकार का, अथॉरिटी का सोर्स कौन होगा, स्रोत कौन होगा। तो भारत का संविधान को अगर देखिएगा तो भारत के संविधान की प्रस्तावना, प्रियम्बल, जहां से शुरुआत होती है, वही कहता है हम भारत के लोग, वी द पीपुल ऑफ इंडिया। तो अर्थात संविधान जो विभिन्न संस्थाओं की शक्ति का स्रोत है, विभिन्न संस्थाओं को निर्देश देता है, विभिन्न संस्थाओं के लिए नियमों को निर्धारित करता है, उन संस्थाओं को शक्ति प्रदान करने का स्रोत संविधान है और उस संविधान का निर्माण भारत की जनता ने किया है। क्योंकि यह संविधान का निर्माण संविधान सभा द्वारा किया गया है और उस संविधान सभा में जो 389, पहले 389 सदस्य थे, जो 389 सदस्य थे, उन 389 सदस्यों का निर्वाचन 1935 के प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष तरीके से किया गया था। तो प्रांतीय विधानसभा, जो प्रांत थे, ब्रिटिश भारतीय प्रांत थे, वो ब्रिटिश भारतीय प्रांतों में प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों का चुनाव, निर्वाचन उन प्रांतों में रहने वाली जनता ने किया था और उन जनता के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के द्वारा संविधान सभा के कुल 389 सदस्यों का चुनाव किया गया, जिनमें से 292 सदस्य, 292 सदस्य ब्रिटिश भारतीय प्रांतों से थे। लेकिन देसी रियासतें भी थी, तो देसी रियासतें थी और देसी रियासतों ने चूंकि ब्रिटिश का नियंत्रण करने के लिए, ब्रिटिश को भारत पर नियंत्रण करने के लिए काफी मदद की थी, इसलिए संविधान सभा में यह व्यवस्था की गई थी कि ब्रिटिश भारतीय रियासत जो हैं वो स्वच्छंद रूप से, सौम्य रूप से अपने सदस्यों का मनोनयन संविधान सभा के लिए करें और वही संविधान सभा मुख्य रूप से भारत के संविधान का निर्माण करे। क्लियर है? तो संविधान किसी भी देश का सर्वोच्च कानून होता है जिसके अनुसार देश की शासन व्यवस्था चलाई जाती है। क्लियर है? विभिन्न संस्थाएं जो होती हैं, उनके कर्तव्य, उनके प्राधिकार, उनके अधिकार, शक्ति, उनका निर्धारण होता है, क्या शक्तियां हैं, और साथ ही उनकी सीमाओं की भी व्याख्या होती है, लिमिटेशंस भी निर्धारित होते हैं, उनके अनुरूप ही कार्य करेगा। तो भारत का संविधान के अंतर्गत सरकार की 3 व्यवस्था, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका की व्यवस्था करता है। लेकिन कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका आपस में लड़े ना। कार्यपालिका तो विधायिका का ही हिस्सा है, उसी विधायिका में कार्यपालिका बैठती है, उसी विधायिका के जो बहुमत दल होते हैं वही कार्यपालिका के सदस्य हो जाते हैं। अर्थात कार्यपालिका विधायिका की सहायता से ही कानून निर्माण का कार्य करती है और न्यायपालिका यह देखती है कि कानून संविधान के द्वारा निर्धारित नियमों, निर्धारित कानून के अनुरूप है कि नहीं, निर्धारित सिद्धांतों के अनुरूप है कि नहीं। तो भारत में यह आवश्यकता क्यों पड़ी कि न्यायपालिका को सर्वोच्च ना सही, लेकिन न्यायपालिका यह देखे कि विधायिका और कार्यपालिका मिलकर संविधान के प्रावधानों के अनुरूप चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। संविधान निर्माताओं ने इसलिए अनुच्छेद 50, आर्टिकल 50 के तहत, अनुच्छेद 50 के तहत कार्यपालिका और विधायिका के मध्य पृथक्करण किया है, सेपरेशन ऑफ पावर्स।
पृथक्करण का सिद्धांत, यह पृथक्करण का सिद्धांत मॉन्टेस्क्यू के सिद्धांत से लिया गया है। मॉन्टेस्क्यू, ठीक है, ये पॉलिटिकल साइंस की बात है, तो मॉन्टेस्क्यू के सिद्धांत से लिया गया है। तो यह आवश्यक था कि कार्यपालिका न्यायपालिका के मामलों में हस्तक्षेप ना करे। न्यायपालिका यह देखे कि कार्यपालिका संविधान के प्रावधानों के अनुरूप ही कानून निर्माण का कार्य कर रही है, विधायिका की सहायता से, लेजिस्लेचर की सहायता से। क्लियर है? ठीक है, तो ये बैलेंसिंग ऑफ पावर है। ठीक है, शक्तियों के मध्य संतुलन की स्थिति है कि कार्यपालिका जब विधायिका की सहायता से निर्धारित सीमाओं से आगे निकलेगी तो फिर न्यायपालिका उसे देखेगी कि नहीं, यह संविधान के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है, तो उस पर रोक लगाएगी। और अगर न्यायपालिका अनावश्यक रूप से विधायिका या कार्यपालिका के क्षेत्र में हस्तक्षेप कर रही है तो फिर विधायिका संशोधन करके, संविधान में संशोधन करके उन हस्तक्षेप को रोकेगी। अब अभी जैसे कार्यपालिका ने विधायिका की सहायता से न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित मामलों में कार्यपालिका और विधायिका के हस्तक्षेप को बढ़ाने का प्रयास किया था अभी, ठीक है ना। तो न्यायपालिका ने, सुप्रीम कोर्ट ने यह देखा कि नहीं, यह अनुचित प्रतीत हो रहा है, यह संविधान के मूलभूत ढांचे के विरुद्ध प्रतीत हो रहा है, उनको वॉइड घोषित कर दिया, अवैध घोषित कर दिया। क्लियर है? लेकिन साथ ही आर्टिकल 368 अनुच्छेद 368 अनुच्छेद 368 के तहत यह व्यवस्था दी गई है अमेंडमेंट्स के लिए, क्योंकि संविधान उस समय के बने हुए हैं, तो संविधान निर्माताओं को यह ज्ञात था, यह मालूम था कि समय के अनुसार संविधान में संशोधन अनिवार्य है, क्योंकि अभी का बनाया हुआ संविधान वर्तमान परिस्थितियों में निर्मित है, तो परिस्थितियों में परिवर्तन संभव है, तो समय के अनुसार संविधान में संशोधन भी आवश्यक होंगे। किंतु यह संशोधन इतना आसान नहीं होना चाहिए कि संविधान निर्माताओं के द्वारा निर्मित संविधान का मूल संरचना जो है, बेसिक स्ट्रक्चर जो है, वही इधर उधर हो जाए। इसलिए अनुच्छेद 368 में कुछ ऐसे संशोधन के प्रस्ताव या संशोधन की विधियां रखी गई जो अपेक्षाकृत कठिन माने गए, अर्थात रिजिडिटी रही। लेकिन कुछ ऐसे मामले जो वास्तविक रूप में संविधान की संरचना को वैसे प्रभावित नहीं करते हैं, उन मामलों को संविधान संशोधन के अनुरूप रहने के बावजूद अनुच्छेद 368 आर्टिकल 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना गया वास्तविक रूप में। जैसे नए राज्यों का निर्माण, राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन। क्लियर है ना? तो ये सब जो मामले थे ये सामान्य रखे गए, अर्थात संसद के दोनों सदनों में सामान्य बहुमत कोरम पूरा होना चाहिए, बहुमत है, सामान्य बहुमत के द्वारा पारित हो जाएंगे। लेकिन कुछ ऐसे मामले रखे गए जिनमें संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत की अपेक्षा की गई, स्पेशल मेजोरिटी मीन्स 2/3। साथ ही कुछ ऐसे मामले भी रखे गए जिसमें विशेष बहुमत, दोनों सदनों में विशेष बहुमत तो होने चाहिए, प्लस कम से कम आधे राज्यों की विधायिकाओं द्वारा अनुसमर्थित होने चाहिए, अप्रूव्ड होने चाहिए, पास्ड होने चाहिए। तो ये कितना ज्यादा रिजिड हो गया। तो फिर भारत का संविधान रिजिड भी है और फ्लेक्सिबल भी है, अर्थात हिंदी में अगर बोलेंगे तो नम्य और अनम्य। नम्य भी है दैट इज फ्लेक्सिबल, अनम्य भी है दैट इज रिजिडिटी या रिजिड। क्लियर है? तो ये जस्ट एक विवेचना है कि भारत का संविधान क्यों आवश्यक, भारत के लिए संविधान की महत्ता क्या है, या किसी भी देश के लिए संविधान की महत्ता क्या है। तो संविधान किसी भी देश का सर्वोच्च कानून होता है, लेकिन सर्वोच्च कानून होने के बावजूद भारत में संप्रभुता अगर बोला जाए, सॉवरेंटी, अर्थात सर्वोच्च कौन है, तो सर्वोच्च भारत की जनता है। क्योंकि भारत का संविधान अर्थात देश का सर्वोच्च कानून का निर्माण भारत की जनता ने किया है, और यह भारतीय संविधान की प्रस्तावना में ही पहली ही लाइन में शामिल है, हम भारत के लोग। इसलिए रामलीला ग्राउंड पर जब अन्ना हजारे अनशन कर रहे थे तो अक्सर बोलते थे कि कानून बनाएगा कौन बनाएगा, जनता बनाएगी, जनता संप्रभु है। ये शब्द बार बार बोलते थे, जनता संप्रभु है, जनता संप्रभु है, सॉवरेन, अर्थात उसके ऊपर कोई नहीं। क्लियर है? तो संप्रभुता उस संदर्भ में, लेकिन अमेरिका में भी संविधान है,
भारत में भी लिखित संविधान है, अमेरिका में भी संविधान लिखित है, लेकिन अमेरिका में संविधान भारत के जैसे लिखित होने के बावजूद अमेरिका में न्यायालय सर्वोच्च है। और यह फिर से कंपैरिजन आ जा रहा है, हर टॉपिक पर कंपैरिजन की स्थिति बनेगी, तुलनात्मक स्थिति बनेगी और वहीं पर डिस्कस होगा, ठीक है। तब एक ओवरऑल व्यू आपका, जब पूरा संविधान हो जाएगा तो एक ओवरऑल व्यू बन जाएगा और फिर उसको एक जगह आप एकत्र कर सकते हैं। क्लियर है? तो भारत में भी देखिए तो संघीय व्यवस्था है, अमेरिका में भी संघीय व्यवस्था है, लेकिन दोनों में अंतर है और दोनों में अंतर नियंत्रण को लेकर भी है या सर्वोच्चता को लेकर भी है। सर्वोच्चता को लेकर है, अमेरिका में न्यायपालिका सर्वोच्च है, भारत में संविधान सर्वोच्च है। तो अमेरिका में न्यायपालिका के सर्वोच्च होने का कारण है वहां पर जो देश का संघीय ढांचा जो है भारत और अमेरिका का, उस संघीय ढांचा में अंतर है। क्योंकि अमेरिका में जो संघात्मक या संघीय ढांचा, जो फेडरल स्ट्रक्चर आप बोल रहे हैं और भारत में जो बोल रहे हैं, इनके निर्माण में अंतर है, निर्माण की प्रक्रिया में अंतर है। तो निर्माण की प्रक्रिया में वहां जो संघ का निर्माण हुआ है वहां पर राज्यों ने अपनी थोड़ी थोड़ी शक्तियां प्रत्यायोजित की है, पावर्स को डेलीगेट किया है और पावर्स जब डेलीगेट किया है तब जाकर वहां केंद्र सशक्त हुआ है। अर्थात वहां के संघ में राज्यों का अमेरिकी संघ से निकल जाने की स्वतंत्रता है, निकल जाने की संभावना है, लेकिन ना निकले, अर्थात संघ का जो ढांचा है, अमेरिकी संघ का जो ढांचा है वह ना टूटे, इसके लिए वहां पर न्यायपालिका को सर्वोच्च बनाया गया है। क्लियर है? लेकिन भारत में जो संघात्मक ढांचा है, फेडरल स्ट्रक्चर जो है, यहां पर केंद्र ने प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से, एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी के लिए राज्यों का निर्माण किया है और केंद्र ने राज्यों को अपनी शक्तियां, पावर्स डेलीगेट किए हैं और केंद्र तथा राज्य दोनों ही संविधान के विभिन्न प्रावधानों के अनुरूप शासन कार्य करेंगे। तो इसी कारण से अमेरिका में न्यायपालिका को, जुडिशियरी को सर्वोच्च बनाया गया है, न्यायपालिका सर्वोच्च है, ठीक है। अगर इनको स्टेट्स माना जाए कि ये सब स्टेट्स हैं, तो इन स्टेट्स ने केंद्र को सशक्त बनाया है, पावर्स को डेलीगेट करके इन्होंने शक्तियों का प्रत्यायोजन किया है। लेकिन भारत में अगर देखेंगे तो भारत में जो राज्य हैं उनको प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से बनाया गया है। हालांकि पूरी तरह से ऐसा कहना भी गलत है, क्योंकि प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से अगर देखा जाए तो ब्रिटेन जो है वो पूरी तरह से केंद्रीकृत व्यवस्था के अंतर्गत है और वहां पर स्थानीय शासन को प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से बनाया गया है। लेकिन शासन, भारत में शासन व्यवस्था बिल्कुल बेहतर तरीके से चलती रहे, समय के अनुरूप चलती रहे, विभिन्न प्रावधानों के अनुरूप चलती रहे, आसानी रहे, उस हिसाब से केंद्र ने राज्यों का निर्माण किया और राज्यों को अपनी शक्तियां, कुछ शक्तियां प्रत्यायोजित की। ठीक है? तो इसलिए यहां पर संविधान सर्वोच्च है। क्लियर है? यहां पर न्यायपालिका सर्वोच्च है। अर्थात इस व्यवस्था में, यानी ये अध्यक्षात्मक व्यवस्था है, अध्यक्षात्मक है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इसमें राज्यों के संघ से अलग होने की संभावना है। ठीक है? अलग होने की संभावना है, इसीलिए इसे रोका जाना है, इसलिए न्यायपालिका सर्वोच्च है। क्लियर है? पूरी तरह से ये क्लियर? तो यहां संघ के निर्माण का जो निर्माण की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के अलग अलग होने के कारण ही न्यायपालिका सर्वोच्च या संविधान सर्वोच्च। क्लियर है? लेकिन अब यहीं पर कंपैरिजन आ जाइए, ब्रिटेन। हाँ, राज्यों के संघ से अलग होने की संभावना है। हाँ, उसको थोड़ा क्लियर कीजिए। मतलब अलग होना मतलब कि सेपरेट कंट्री बनाना, सेपरेट कंट्री बना लेना। तो ऐसा कभी हुआ तो इसकी जरूरत पड़ी फिर न्यायपालिका? इसीलिए यूनियन के रूप में संघ के स्तर पर एक सर्वोच्च न्यायालय। अमेरिका में जो झंडे पर स्टार्स हैं, 50 स्टार्स, वो 50 स्टार्स स्टेट्स हैं और सब राज्यों में अलग अलग
वहां का सर्वोच्च न्यायालय है, लेकिन संघीय स्तर पर एक सर्वोच्च न्यायालय है जो सभी राज्यों को मिलाकर रखकर एक संघ के निर्माण के लिए प्रयास करेगा। इसके अगेंस्ट में नहीं जाया जा सकता, तो इसलिए न्यायपालिका को सर्वोच्च माना गया है। क्लियर है यहां ये स्थिति। लेकिन हाँ, ब्रिटेन में देख लीजिए, ब्रिटेन में संसद सर्वोच्च है, कंपैरिजन हो रहा है। ब्रिटेन में संसद सर्वोच्च है, अर्थात संसद के द्वारा बनाया गया कानून ही प्रभावी है। संसद किसी भी विषय पर कानून बना सकती है। तो 3 महत्वपूर्ण कंट्री जो हैं उनके संविधान के संदर्भ में या वहां की व्यवस्था के संदर्भ में देखिए कि क्या अंतर है। यहां पर संसद सर्वोच्च है, संसद किसी भी विषय पर कानून बना सकती है। लेकिन ब्रिटेन, भारत में देखिएगा तो संसद कानून बनाने की संस्था है, कानून बनाने की सर्वोच्च संस्था है, जहां कानून के प्रारूप को कार्यपालिका तैयार करेगी और उस कानून के प्रारूप को विधायिका देखेगी और फिर विधायिका के दोनों सदनों द्वारा, विधायिका कह रहे हैं अगर लेजिस्लेचर कह रहे हैं तो मीन संसद, पार्लियामेंट, तो संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित होगा, राष्ट्रपति की अनुमति मिलेगी और फिर वह कानून का प्रारूप बनेगा, कानून का रूप होगा। तो ब्रिटेन, सर मैं बात डिस्कस कर सकता हूँ? हाँ बोलिए। तो जैसे ब्रिटेन में संसद सर्वोच्च है, तो मतलब संसद कुछ लिखा होगा, कुछ डॉक्यूमेंट बनाया होगा, कुछ कानून बनाया होगा, तो वो उसी के तहत ही चलते होंगे। जैसे कुछ भी चीज चेंज आई तो दे रेफर ओल्ड थिंग जो उन्होंने लिखी है, जैसे हमारा संविधान है। नहीं, ब्रिटेन में संविधान अलिखित है, अनरिटन है ना। सबसे पहले 1215 ईस्वी है ना, 1215 ईस्वी मैग्ना कार्टा है। मैग्ना कार्टा पीपुल्स राइट थे, जनता ने उस समय के राजा से, वहाँ जो राजा थे उस समय के राजा से उन्होंने कुछ अपने अधिकारों की मांग की। तो वो जब प्रेशर बढ़ा है तो बढ़ने के बाद 1215 में मैग्ना कार्टा के रूप में सिविल राइट्स आए। वो मैग्ना कार्टा या फिर समय के अनुरूप अलग अलग लीगल डॉक्यूमेंट्रीज, जो विशेषज्ञ थे, जो कानून विशेषज्ञ थे, उन्होंने किताबें लिखी। वो किताबें, ये सब ही वहां पर संविधान के रूप में कार्य करते हैं। ऐसा अगर बोला जाए कि ये ब्रिटिश संविधान है, ये भारत का संविधान है, ये अमेरिका का संविधान है, ये ब्रिटिश संविधान है, ऐसा नहीं है। समय समय पर न्यायालय के जो निर्णय हैं, जो डिसीजंस आए हैं, या फिर 1215 के राइट, जो मैग्ना कार्टा आपका बोल रहा हूं मैं, सिविल राइट्स है ना, नागरिकों के अधिकार प्रपत्र, वो या फिर लीगल डॉक्यूमेंट्रीज, जो लीगल एक्सपर्ट्स के द्वारा, कानूनी विशेषज्ञों के द्वारा लिखी गई किताबें हैं, वही सब वहां संविधान के रूप में कार्य करते हैं। इसलिए ब्रिटेन के संविधान को अलिखित माना जाता है। क्लियर है? तो ये सारी बातें आपकी तुलनात्मक अध्ययन के रूप में है। अब जैसे इस बार इन्होंने क्वेश्चन पूछा ना कि निम्नलिखित में से किस देश का संविधान या सबसे पहले लिखित संविधान है ना, वो बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। अब उसमें वो आंसर क्या मानते हैं, है ना, क्योंकि रोमन साम्राज्य, यूरोप में रोमन साम्राज्य जो था ना, वो सबसे पहले लिखित रूप में कुछ लाया था। तो अब किस रूप में वो मान रहे हैं? ऐसे अगर सीधा ही बोल दिया जाए तो फिर सीधा हो जाएगा कि अमेरिका का संविधान। उन्होंने आंसर दिया ब्रिटेन का संविधान, है ना। और सबसे पहले अगर देखा जाए, हिस्टोरिकल व्यू देखा जाए तो रोमन। क्लियर है? तो अब कैसे क्या मान रहे हैं, ठीक है ना। तो यहां पर सबसे पहले, क्योंकि कुछ शब्द होंगे संविधान में, उन शब्दों को क्लियर कीजिएगा। विधायिका का मतलब क्या होता है, ठीक है, लेजिस्लेचर। विधायिका का मतलब क्या है, ठीक है। कार्यपालिका का मतलब क्या है, कार्यपालिका के अंतर्गत कौन शामिल होंगे, ठीक है, एग्जीक्यूटिव। और न्यायपालिका का मतलब क्या है, ठीक है। नीतियों का निर्माण करना, पॉलिसीज, नीतियां कौन निर्मित करेंगी? जाहिर सी बात है, सरकार लोकप्रिय नीतियों का निर्माण करती है, और सरकार मीन्स कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव। कानून निर्माण करना विधायिका का काम है। अगर इसको केंद्रीय स्तर पर देखिएगा तो संसद कहलाएगा, राज्य स्तर पर देखिएगा तो राज्य की विधायिका होगी। क्लियर है? और न्यायपालिका यह देखेगी कि नीतियां या बनाया गया कानून, नीतियां जो इंप्लीमेंट की जा रही है,
या बनाया गया कानून संविधान के प्रावधानों के अनुरूप है या नहीं। क्लियर है? तो ये काम न्यायपालिका देखेगी, अर्थात न्यायपालिका संविधान के संरक्षक के रूप में, जैसे हमने सीएजी की बात की कि गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स, सार्वजनिक वित्त का पहरेदार है, वो वही है पहरेदार। तो वैसे ही संविधान का अंतिम रूप से रक्षक जो बोला जाए वो सुप्रीम कोर्ट है, सर्वोच्च न्यायालय। संविधान की अंतिम रूप से व्याख्या का भी अधिकार उसे ही है। उसने जो अपना डॉक्यूमेंट्री दिया, लिखित रूप से रिटन वो किया, वही निर्णय होगा, वही संविधान की वो व्याख्या होगी। लेकिन वह अपनी व्याख्या को परिवर्तित कर सकता है, अलग अलग निर्णयों में परिवर्तित करता रहता है सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, इन तीनों स्थिति को क्लियर कीजिएगा। अब यहां पर देखिएगा कि कार्यपालिका का स्वरूप क्या हो सकता है, या सरकार के स्वरूप के संदर्भ में क्या बातें हो सकती हैं। सरकार के स्वरूप के बातें में अध्यक्षात्मक हो सकता है, प्रेसिडेंशियल हो सकता है, ठीक है, जैसा कि अमेरिका में है। ठीक है, संसदात्मक या संसदीय हो सकता है, सभी लोकतंत्र ही हैं ये, जैसा कि भारत में है। ठीक है, और राजतंत्रात्मक हो सकता है, तानाशाह भी हो सकते हैं, ऑटोक्रेसी भी हो सकती है। ठीक है, ये सब अलग अलग सरकार के स्वरूप है। न्यायपालिका तो क्लियर है। ठीक है, अब यहां से हम भारत के संविधान को शुरू करेंगे। तो ये बात क्लियर है कि भारत का संविधान या किसी भी देश का संविधान उस देश का सर्वोच्च कानून होता है, जिसके अनुसार उस देश में स्थित विभिन्न संस्थाएं शासन कार्य करती है, या फिर सरकार विभिन्न नीतियों और विभिन्न कानूनों का निर्माण विधायिका की सहायता से करती है। उसी के अनुरूप शासन कार्य चलाया जाता है, उसी के अनुरूप सरकार की सहायता से, सरकार विधायिका की सहायता से देश में रहने वाले नागरिकों की समस्याओं का समाधान करती है और विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। क्लियर है? बहुत सारे अलग अलग अनुच्छेद हैं जो शामिल किए जाएंगे और न्यायपालिका उस पर ध्यान देगी।